Now, what is equifinality? जब मैं उनको सॉरी ये हो गया, यहां से निकल जाता हूं मैं. See, again here it is an explanation. Asymmetry implies that the knowledge of causal role of x for y does not contain information for the causal role of negation of x for y. ठीक है, ये हो गया. और ओके, अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है दैट इज ऑफ सफिशिएंसी. क्लियर? जी सर, क्लियर है. सफिशिएंसी पे भी तक की है डिस्कशन. Here is a example of a necessity relationship. Here is an example of, इसमें और पिछले फिगर में क्या फर्क है? Relevance, qualification, selection for job. सर इसमें नेसेसिटी की बात की गई है, उसमें सफिशिएंसी की बात की गई है. एक सेकंड, मैं एक कोशिश कर लेता हूं. आई शुड डू इज, ये पॉइंट समझाने के लिए यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेता हूँ. इसको डिलीट कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ, और डी 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 इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको दोनों आमने सामने नजर आ जाए. ओके, जूम आउट, प्रेजेंट. अब forget the names of the variables. Forget the names of the variable. What is now the difference between these two? इन दो के दरमियान फर्क क्या है? सर x और y जो फर्स्ट में लेफ्ट साइड पर है उसमें हमारे पास sufficiency. No sir. And this is necessity. Sir, qualification is necessity for towards selection of a job. वो मैं कह रहा हूँ, लेबल्स को भूल जाओ. इन दोनों में फर्क क्या है? जो नेसेसिटी जो है वो सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. नहीं, जो ये राइट वाला जो है सफिशिएंसी वाला है. जी, उसमें क्या है, जो डिटरमिनेंट वेरिएबल या जिसको आप कह रहे हैं ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द सबसेट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल. Yes, and here is the यहाँ पे क्या है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज अ सुपरसेट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल. यहां पे क्या था कि हाई पे इज नॉट नेसेसरी फॉर सेटिस्फैक्शन बिकॉज यू कैन हैव सेटिस्फैक्शन विदाउट हाई पे. ऐसा है कि नहीं है? एग्जैक्टली. ये मैंने एग्जांपल दिया है कि जॉब आई है और जॉब के अंदर लिखा हुआ है भाई रेलेवेंट एचआर का बंदा है, एचआर की डिग्री होनी चाहिए, रेलेवेंट क्वालिफिकेशन. यस, रेलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर जॉब. अब ये देखो, व्हाट इज दिस शो कि इफ यू डोंट हैव अ रेलेवेंट क्वालिफिकेशन यू विल नॉट गेट अ जॉब. क्लियर? एग्जैक्टली. क्योंकि अब आउटकम क्या है? वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन दिस सर्कल, द आउटकम. वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द आउटकम कि जॉब सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिनके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होगी. We don't care about these people out here. ठीक है? So for us, this conclusion is कि जॉब सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनके पास relevant qualification होता है. समझ आ रही कि नहीं? जी सर. जी सर. अब चाहे यहाँ पे 100 बंदों में से आपने 2 रखे हैं, 100 में से सिर्फ आपने 2 रखे हैं,
So 98 is outside, there's 2 only inside. That still supports your claim that relevant qualification is necessary for securing job. Securing job, exactly. Okay. This is the difference between a sufficient relationship and a necessary relationship. This is the difference between a sufficient relationship and a necessary relationship. कि एक तो हम वेरिएबल्स जो आप आम तौर पर जब रिक्वेशन करते हैं तो आप क्या कहते हैं, यार मैंने 5 वेरिएबल उठाए, 5 में से 2 सिग्निफिकेंट है, बाकी तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है. ऐसा ही होता है कि नहीं? जी सर. सर सफिशिएंसी, सर हम ये कह सकते हैं सफिशिएंसी के अंदर अदर वेरिएबल का इन्फ्लुएंस भी होता है, जबकि नेसेसिटी के अंदर रेलेवेंट एक जो स्पेसिफिक वेरिएबल होता है उसका इन्फ्लुएंस होगा. यहाँ नहीं, यहाँ पे चूंकि देखिए मसला यहाँ पे इन एग्जांपल्स में मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं, बिकॉज आई एम टेकिंग ओनली 1 वेरिएबल. ठीक है, दैट्स व्हाई इट सीम्स लाइक दिस डज नॉट मीन कि सिलेक्शन फॉर जॉब के लिए रेलेवेंट क्वालिफिकेशन. देयर कुड बी पीपल, लेट्स से इफ यू हैव 2 वेरिएबल्स, रेलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस. इश्तिहार में क्या लिखा जाता है? Relevant qualification is must, but relative experience would be an advantage. Exactly. ऐसा ही लिखते हैं कि नहीं? Exactly. मगर कुछ के अंदर तो necessary क्या हुआ? Relevant qualification necessary होगी. Qualification is necessary, but experience is sufficient. Sufficient experience is sufficient, but qualification is necessary. Necessary. समझ आई? तो अगर 5 बंदे आ गए आपके पास, 5 के पास क्वालिफिकेशन है, नौकरी आप किसको देंगे? जिसके पास क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होगा. बट एक्सपीरियंस इज नॉट नेसेसरी. नॉट नेसेसरी, मगर वो उन लोगों को भी रख सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है. शाबाश, मुबारक हो, आपको QCA की बुनियाद समझ आ गई. थैंक यू सर, ये आपकी बदौलत समझ आई है सर. ठीक है, सारी QCA जो है इन रिलेशनशिप्स को समझने की बात है कि व्हाट इज अ नेसेसरी रिलेशनशिप, व्हाट इज अ सफिशिएंट रिलेशनशिप. जिस तरह सारी स्टैट्स इज बेस्ड ऑन मीन, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मीन, व्हाट इज सिग्निफिकेंस, QCA इज बेस्ड ऑन दीज रिलेशनशिप. इन रिलेशनशिप्स को लेके हम कंप्लेक्स इक्वेशंस बनाते हैं. क्लियर? इन रिलेशनशिप्स को लेके हम कंप्लेक्स रिलेशनशिप्स बनाते हैं. लेट मी गो अहेड. सर सफिशिएंसी और नेसेसिटी बोथ, इनको शामिल करके फिर हम कॉम्प्लेक्स मॉडल की तरफ जाएंगे. यस. नाउ another important point, रिसर्च के अंदर, खैर अभी आप लोगों के अंदर बर्दाश्त है अभी भी मजीद के कि नहीं? जी सर, जोहर की नमाज से पहले तक डॉक्टर साहब से पूछना कि जोहर की नमाज तक कर लेते, खत्म कर लेते, सवाई तक पढ़ा लेते. डॉक्टर साहब इनका सुनना ठीक था कि ये पीजी वाले हैं, आप इसकी टेंशन मत ले. गुड. आपने उनके नहीं अपने स्टेप में की पढ़ी मेरा. मैंने कहने का मतलब है कि आपने ये भी देखा था कभी कभार आप लोगों को बुलाते हो, होता नहीं है ना, तो ये भी इनके पास गुंजाइश होती, बंदा थक जाता है फिर रेस्ट कर लेता है. नहीं खैर, I will continue and soldier on. Now, so in research, whether you're doing quantitative, qualitative, QCA, whatever type of research you're doing, the most important there are two important concepts. Again, what are these concepts? Number 1 is concept and the number 2 is conceptualization. So now ये terms, concept or conceptualization. हाँ जी सर. ठीक है. A concept basically is a construct is what we are interested in measuring. For example, what is motivation?
Motivation is not something tangible that I can touch or feel. It's a concept. It is a concept. Clear है कि नहीं? Clear? Yes, sir. Conceptualization is writing out clear, concise definition of key concepts that thinking about what comes into mind. So when I'm talking about, let's say, motivation, यहाँ पे उसने, sorry, मैंने जो example दी हुई, that is of masculinity. ठीक है? So let's say masculinity is a concept. What comes to your mind when you're talking about masculinity? वैसे पता है किसी को कि what is masculinity? हाँ जी, what is the Urdu of masculinity? मैं चूंकि जामे उर्दू में पढ़ाता हूँ इसलिए हमारी उर्दू जो है ना, और कुछ ना उर्दू में हमारी masculinity की जो मर्दानगी. Yes, very good, फाइजा. मर्दानगी. What is मर्दानगी? ठीक है, किसी के पास चल जाएगा मर्दानगी क्या है? मुछ रखी हो, डोले निकालो, दिस इज मर्दानगी. ठीक है, बीवी को मारना इज मर्दानगी. बहुत सारे लोगों के लिए बीवी का इताअत इज मर्दानगी. ठीक है, ऑपोजिट, व्हाटएवर वे यू फील. सो हाउ डू यू डिफाइन मर्दानगी इज योर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन. ठीक है, मर्दानगी इज द कॉन्सेप्ट and how you define it is the conceptualization. ये clear है कि नहीं? ठीक है सर, clear है. Perfect. Now, measurement theory. Again, there is a theory called measurement theory. There is a theory called a measurement theory, which is the study of how numbers are assigned to objects. How numbers are assigned to objects. For example, इस बंदे में जो है ना 4.5% मर्दानगी है. यानी अगर मर्दानगी 1 to 10 मर्दानगी है ना, बंदा 9 मर्दानगी पे 9 पे है. समझ आ रही है कि नहीं? बेसिकली किसी चीज को क्वांटिफाई जब हम कर लेते हैं किसी कॉन्सेप्ट. दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट थ्योरी. अक्सर मैं अपने दोस्तों को जब तंग करना होता है ना, जो खासतौर पर कुछ ज्यादा ही ज़नमुद है, तो उनको मैं कहता हूँ यार मर्दानगी का जो स्केल है 1 to 10 के ऊपर आप -10 है. ठीक है, सो दैट इज मेजरमेंट थ्योरी. अब्दुल रज़ाक यहाँ पे है तो नहीं, चला के? अच्छा, सॉरी. नाउ conceptualization and set membership. अभी जो आपने पूछा था कि how do we assign a membership value? How do we assign a membership value? If we refer to concept as sets, set theory में क्या कर रहे हैं हम? Concept को हम declare कर रहे हैं set. So if we are talking about मर्दानगी, we will collect a set of men who have those characteristics. ठीक है, कि Abdul Razak is either in the set of men with मर्दानगी or he is not in the set of men with मर्दानगी. Clear है Abdul Razak? सर इनको -10 ही देंगे. नहीं, ऐसी बातें ना करो सर, हमें पता है ना. नहीं, I cannot pause that statement. अब्दुल रज़ाक, ये मैं उससे रिएक्शन लेने के लिए उसको तंग कर रहा हूं ताकि वो कुछ बोले आगे से. लगता है उसके इंटरनेट का मसला भी बीच चल रहा है. सर बोलने की कोशिश कर रहे हैं. When we are talking about sets, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? You need to define the boundaries of inclusion and exclusion. समझ आ रही है कि नहीं? जी सर, कंसेप्ट सर. If you are talking about a set, ये set है. Let's say this is the set of motivation.
you have to define what is motivation. Clear? Let's say आप कहते हैं a person coming on time to job is motivated. ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल सर। Person coming on job on time is motivated. अब सुबह सुबह डार साहब जो है ना, डार का पता है? किसी को पता है डार का? डिजिटल अटेंडेंस रजिस्टर। जी जी। अब आपका रजिस्टर निकाल लूंगा और देख लूंगा कि भाई कौन बंदे टाइम पे आए, कौन नहीं आए। अगेन मेरे पास पॉसिबल आंसर क्या आएगा? 0 and 1. 0 and 1। 1. अगर मैंने डिफाइन किया कि वो टाइम पे आए या नहीं, सी हाउ आई डिफाइन द बाउंड्री। समझ आ रही कि नहीं? जी सर, ऐसा ही है। लेकिन मैं अगर डिफाइन कर दूं कि 9 बजे टाइम है और जो बंदे उस टाइम के जितना करीब आ रहे हैं वो उतना मोटिवेटेड है, वो इतने मोटिवेटेड है। व्हाट हैव आई डन? पहले मेरे पास जो पहले मैंने डेफिनेशन दी उसके मुताबिक या टाइम पे है या टाइम पे नहीं है। सो माय बाउंड्री वाज आइदर 0 और 1। But by defining motivation as how early a person comes in, मैंने क्या किया? I'm allowing for fuzzy membership. फजी। समझ आ रही है कि नहीं? जी सर। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? बट आप इस clear फजी है। को क्वांटिफाई कैसे करेंगे? देखें, अगर एक बंदा 9:01 पे आ रहा है और दूसरा बंदा 9:15 पे आ रहा है, अगर मैंने पहले डिफाइन किया होता ना कि भाई 9 बजे टाइम पे कौन पहुंचता है और टाइम 9 बजे है, तो जो बंदा 9 बजे पहुंचेगा या 9 से पहले पहुंचेगा वो तो उसकी अटेंडेंस हो जाएगी। जो 9:01 पे आएगा वो क्या है? एब्सेंट हो जाएगा सर। 0. तो आई एम नॉट अलाउइंग फॉर फजी मेंबरशिप। आई हैव अ क्रिस्प सेट। देन मैंने इसको डिफाइन कर दिया एज अ क्रिस्प सेट। लेकिन मैं डिफाइन कर दूं कि भाई बंदे की मोटिवेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय हाउ सून ही कम्स टू जॉब। एक बंदा 9:01 पे आता है, वो ज्यादा मोटिवेटेड है एज कंपेयर टू एक बंदा 9:30 बजे आ रहा है। सही है। क्लियर हो रही है कि नहीं बात? बिल्कुल सर। जिस तरह आपने 0 और 1 के फॉर्म में, तो जो फजी सेट होगा उसको कैसे क्वांटिफाई, उसको क्या नंबर देंगे? मेरा बिल्कुल यही क्वेश्चन है कि क्या उसमें डिफरेंट डिजिट्स दे रहे होंगे? अभी फिलहाल नंबर्स को भूल जाओ, कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। जब हम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की बात करते हैं ना, दिस इज नाउ आई एम कॉन्सेप्चुअलाइजिंग माय सेट। मैं इस बाउंड्री को डिफाइन कर रहा हूं। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इसको मैं क्रिस्प सेट यानी डाइकोटोमस डिफाइन करूं या इसको मैं फजी डिफाइन करूं। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ जाओ। सर यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? Yes, सर क्लियर है यहाँ तक। Very good. This is how we conceptualize concepts in QCA. ठीक है? और लाजमी नहीं है कि मैं एक पॉइंट ले लूं कि यार वो टाइम पे आया। क्या वो मैं इस जो सेट है, ये जो सेट है, ठीक है, इस बाउंड्री को डिफाइन कर सकता हूं कि लेट्स से टार्डीनेस। इसको पता है टार्डीनेस क्या है? हाँ जी, टार्डीनेस, लेट आना। What else will be good? KMS, no, KSB, knowledge sharing behavior. ठीक है, let's put in another thing, that is वो क्या डाल दूं मैं, क्या डाल दूं?
engagement. मारो गोली पहले, इस वक्त मेरे दिमाग वैसे आउट हुए। वैसे किसी ने अगर एचआर पे रिसर्च करनी है तो ये मॉडल बन गया यहाँ पे, ठीक है। वो डायरेक्ट वो क्या कहते हैं वही नाजिल हुई है। क्लियर? I have now defined motivation. People who are motivated, as in those people who are not tardy, who are not tardy. Not tardy. तो मेरी ऑटोमेटिकली मैंने यहां पे क्या किया है, I have done is defined it as negation of tardiness. नॉट टार्डी का मतलब यह है कि वो टाइम पे आते हैं। क्लियर? क्लियर सर। जी सर। Who are sharing knowledge and who are engaged. See, पहले मैंने सिर्फ एक पैरामीटर पे कंसेप्चुअलाइज की है, अब मैंने अपनी कंसेप्चुअलाइजेशन को क्वालिटेटिवली इंप्रूव किया। जो मेरी पहली कॉन्सेप्चुअलाइजेशन थी और जो मेरी अभी कॉन्सेप्ट, उसके अंदर क्या फर्क है? क्वालिटेटिव फर्क है। समझ आ रही कि नहीं? जी सर। ये पॉइंट क्लियर है? जी सर क्लियर है। मैंने अपनी बाउंड्री को डिफाइन करने में जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा उतनी मेरी बाउंड्री की क्वालिटी खूबसूरत बढ़ेगी। समझ आ रही? अपनी बाउंड्री जो है ना, अपनी बाउंड्री अगर मैं सिर्फ रेत लगा लूं तो उसकी क्वालिटी कम है। अगर मैं लोहा, सरिया, सीमेंट सब कुछ डालूंगा तो मेरी बाउंड्री की क्वालिटी अच्छी होगी, बेहतर होगी, अच्छी होगी और अच्छी होगी, बेहतर होगी। यस, दिस इज व्हाई QCA इज कॉल्ड QCA। QCA के अंदर जो क्वालिटेटिव है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस, कि जो मेहनत आप करते हैं उसकी बाउंड्री को डिफाइन करने में। समझ आ रही? यस सर। आपकी बाउंड्री कितनी थ्योरी के अंदर ग्राउंडेड है? हाय हाय हाय, बाउंड्री आपकी थ्योरी के अंदर कितनी ग्राउंडेड है, दैट शोज द क्वालिटी ऑफ योर QCA। QCA के अंदर जो क्वालिटी का लफ्ज है वो इसलिए, इट्स नॉट बिकॉज इट्स अ क्वालिटेटिव टेक्निक, इट्स नॉट बिकॉज इट इज अ क्वालिटेटिव टेक्निक, it is called qualitative because you take an effort in qualitatively defining this boundary। हाँ जी, अब्दुल रज़ाक। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट सर, माशाल्लाह। जबरदस्त। तुझे क्लास में सभी सी काम की होना चाहिए। क्लियर? जी सर बिल्कुल। और माशाल्लाह सर यहाँ पे कैली की बीच में अगर इंटरप्ट कर रहा हूँ तो मैं नोट कर रहा हूँ कि 9:30 से लेकर अभी तक मुसलसल माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बस से बचाएं, उसी तरह माशाल्लाह स्टिल आप एक्टिव हैं और फ्रेश हैं। और हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए इटसेल्फ ये एक मोटिवेशन भी है कि माशाल्लाह रमजान के साथ आप मुसलसल इतना लंबा जो सेशन है और वो अभी तक फ्रेश है, तो ये डेफिनेटली आपकी कमिटमेंट शो कर रहा है यहाँ पर। तू सिर्फ जो है ना मेरी शक्ल पे जा रहा है, तुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। Your definition of the boundary of freshness is very limited. Clear? Now, this is where in set theoretic methods, the issue of concept formation has somewhat different connotation than in traditional management theory. By focusing on whether a case belongs to a concept or a set, the process of assigning set membership is called what? Calibration. Calibration. समझ आ रही है कि नहीं?
जी सर। जो हम एक केस को वैल्यू देते हैं ना कि ये बंदा कितना मोटिवेटेड है, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन। अजी सलाम खान पहुंच गए कोयटे का? नहीं जी सर। मैं सलाम खान से पूछ रहा हूँ कि कोयटा पहुंच गए हो कि नहीं? ओए ओए, वो कल तक ही पहुंचेगा, आज अभी निकला है। कल सुबह के करीब पहुंचेंगे सुबह। अच्छा, okay. So when QCA was first discussed in 1980, it was limited to crisp sets. पहली बात तो ये है, this required a decision whether a case is a member of a set or not. So either was only a single boundary case or would fall in either side of the boundary. तो जब QCA था तो उसका मतलब क्या है? शुरू में क्रिस्प सेट में यही हो सकता है कि केस आइदर एक्स में होगा या निगेशन ऑफ एक्स के अंदर होगा। दिस ग्रीन डॉट्स आर केसेस। समझ आ रही है कि नहीं? जी सर। जी सर। okay. ये क्या हो गया? सेम स्लाइड रिपीट हो गई। So because most of, as I said, repeated before, social science cannot be explained by dichotomization, fuzzy sets were introduced. Fuzzy set theory allows cases to have partial membership. जो आप पूछ रहे थे वैल्यू क्या होगी? This membership, sorry, members के लिखा हुआ है, can range from 1 to 0. 1 means complete member, 0 means completely out. So a statement that given case has a fuzzy set membership of 0.8 reflects that case is more inside, less outside. Clear हुआ कि नहीं? Yes, it's closer to 1. ठीक है जी सर। बाय। तो आपकी वैल्यू की रेंज है दैट इज बिटवीन 1 and 0, 1 and 0। और जब आप लॉग्स पढ़ते हैं ना, लॉग्स के अंदर क्या है? लॉग्स के अंदर वैल्यू 1 और 0 के ऊपर नीचे नहीं जाती। सीलिंग जो आपकी 1 है और फ्लोर आपका 0 है। क्लियर? जी सर। ओके, ये करते कराते हम 8 पे आ गए। दैट मींस आई ओनली हैव 5 स्टूडेंट्स लेफ्ट। Fuzziness is, in other words, is due to the conceptual boundaries that are not sharply defined. अभी आपको मैंने बताया ना कि बाउंड्री को आप डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, मैं स्लाइडों से पहले जा रहा हूं, मैंने एक्सप्लेन पहले कर दिया, अब स्लाइडें अभी आ रही हैं। तो हाउ डू यू डिफाइन द बाउंड्री? इफ यू डिफाइंड इट शार्पली, टाइम पे कौन आ रहा है, दैट इज अ शार्प बाउंड्री, दैट इज अ शार्प बाउंड्री। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि कौन कितना लेट हो रहा है, दैट इज अ फजी बाउंड्री। ठीक है? यस सर। यस सर। जो फजी सेट्स हैं, दे गिव यू डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव डिफरेंस एंड क्वांटिटेटिव डिफरेंस। यानी एक बंदा वक्त पे आया है और एक बंदा लेट है, टाइम पे है और लेट है, दैट इज क्वालिटेटिव डिफरेंस, दैट इज क्वालिटेटिव डिफरेंस। क्वांटिटेटिव डिफरेंस क्या है? यार जो बंदा लेट है वो 25 मिनट लेट है एज कंपेयर टू जो बंदा टाइम पे है, दैट इज क्वांटिटेटिव डिफरेंस। एग्जैक्टली जी। क्लियर? So when you're talking about fuzzy memberships, अब यहां पे देखिए जो येलो है, जो येलो सेट है, it is more inside X and somewhat inside
negation of x. negation of x. Clear? Yes. अच्छा, इस तस्वीर के अंदर सॉरी वो मैं ड्रॉ नहीं कर सका, लेकिन भाई if you're looking at this picture, this area does not exist. यानी वो इस तरह का वो पिचका हुआ है. ठीक है, वो परफेक्ट सर्कल नहीं है, वो पिचका हुआ है. सर ये जो डिफाइन नहीं, इसको कैसे कंसीडर करेंगे? एक्स और ये नेगेशन है ऑफ एक्स है ना. ये असल में ये जो सॉरी मैं एक काम कर लेता हूँ. लेट मी सी इफ आई कैन रिमूव दिस थिंग. इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और इसको मैं दोबारा प्रेजेंट कर देता हूँ. जो केस बनेगा ना आपका केस मेंबरशिप्स, वो दे विल बी लाइक दिस. समझ आ रही है? तो ज्यादातर केसेस जो है वो एक्स के अंदर है और कुछ केसेस जो है वो नेगेशन ऑफ एक्स में भी है. क्लियर? जी सर क्लियर है. This is called a fuzzy set. This is called a fuzzy set. Now, this is from Reagan's book. What we do is, अभी देखो ना 0 to 1 जो है हमने स्केल बनाया है. 1 is fully in and 0 is fully out. Clear? And five is ठीक हो गया सर. यस, राइट. this is called crossover point. This is called ठीक है. crossover. This is Crossover. exclusion and this is inclusion. कि इसके नीचे वो सेट ज्यादा बाहर है, कम है अंदर है, और ये जो है ज्यादा अंदर है, कम बाहर है. Clear? So fully in, almost fully in, mostly in, more in than out, crossover, neither in or out, more out than in, mostly out, almost fully out, fully out. Clear? क्लियर सर. जो रेगन जो है अगेन, जो जिसको आप कह सकते हैं बाबाई QCA, वो कहता है कि यूजिंग क्वालिटेटिव एंकर्स, जो ये हम कर रहे हैं ना कि 0.1 को इन, ये है जो हमने क्वालिटेटिव एंकर्स बनाए. दीज आर क्वालिटेटिव एंकर्स. दीज आर क्वालिटेटिव एंकर्स. वो कह रहा है कि दीज आर मोर साइंटिफिक. These are more scientific than the social sciences. जो अभी आप यूज कर रहे हैं उससे ये ज्यादा साइंटिफिक है, और ये यूज होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी में. और उसकी एग्जांपल क्या देता है? टेम्परेचर की. ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर में अगर आप देखें 95 डिग्री सेंटीग्रेड और 105 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान क्वालिटेटिव डिफरेंस है. इनके दरमियान क्या हो जाता है? पानी जब 95 से ऊपर चला जाता है क्या होगा? 100 से ऊपर जब चला जाएगा और वो बॉइलिंग पॉइंट पे इट विल बिकम वेपर. पॉइंट आ जाएगा सर. So water is now qualitatively different. पहले water था, अब गैस बन गया. जी. Clear? लेकिन 30 और 40 के दरमियान कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है. That's quantitative difference. That is a quantitative difference, but not a qualitative difference. समझ आ रही है कि नहीं? जी सर. जी सर.
लेट मी गो बैक। जो जब आप 4 से 6 पे जाते हैं, यू हैव अचीव्ड क्वालिटेटिव डिफरेंस। कि पहले आप सेट से बाहर थे, अब आप सेट के अंदर हैं, अंदर आ गए, ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के अंदर क्या है? दिस इज ओनली अ क्वांटिटेटिव डिफरेंस बिकॉज योर क्वालिटी रिमेन सेम। आप क्वालिटी की वजह से यूर आउट ऑफ द सेट, लेकिन एट पॉइंट 1 यूर मोर आउट, एट पॉइंट 2 यूर लेस आउट, बट क्वालिटेटिवली यूर सेम। जी सर। समझ आ रही है? गॉट इट। जी सर, गॉट जी इट। सर। गुड। यार कितने मैंने स्लाइड्स बना लिए? सर यही मैं पूछने वाला था। 57 है, 57। नजर आ गया 57 थी सर। हाँ जी, आप 47 पे और 57 है टोटल। चलो 10 स्लाइडें रह गई इंशाल्लाह। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन probability and fuzzy values? Again, stats के अंदर, statistics के अंदर what do we use? Probability। ऐसा है कि नहीं है? कोई बोल लो ना। Stat is a measure of probabilities. What is the probability that A will occur if B occurs? 1/2। ठीक है, जो भी है 50%। अगर यहां पे आप एक सवाल है कि दो ग्लास है आपके पास, ठीक है, अब्दुल रज़ाक को मैंने पकड़ लिया, बिठाया है और उसकी कंपट्टी पे मैंने बंदूक रख ली है कि पुत्र तेरे सामने 2 गिलास है, एक गिलास के अंदर 1% प्रोबेबिलिटी है कि जहर है और दूसरे ग्लास के अंदर 0.1 उसकी 0.1 फजी मेंबरशिप है इन लिक्विड दैट आर पॉइजनस। अब्दुल रज़ाक को कौन सा पीना चाहिए? फिजी वाला सर। क्यों? क्यों? इसके अंदर सर्वाइवल का चांसेस ज्यादा होंगे इसके लिए। क्यों? पॉइजनस कम है सर। वहाँ पॉइजनस है ना। देखो, वहां पे 1% है। 1% प्रोबेबिलिटी का मतलब है 100 में से 1% चांस है कि ये जहरीला होगा। यस सर। 100 में से 1% चांस है कि ये जहरीला होगा, लेकिन जब मैं आपको कह रहा हूं कि वो 0.1 उसकी मेंबरशिप है, दैट मींस वो कंफर्म उस सेट से बाहर है। एग्जैक्टली। कंफर्म उस सेट से वो बाहर है। बाय। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड फजी मेंबरशिप। नाउ गॉट द पॉइंट सर। लेकिन असल बात यह है कि जो अब्दुल रज़ाक की पर्सनालिटी है और जो उसके साथ हो रहा है, अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं वो प्रोबेबिलिटी वाला पी के जान ही खत्म कर देता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि रोजा है सर अभी। ये तो डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि प्यास लग गई है आज आपको। हाय हाय, अभी तो चाय वाली एग्जाम्पल पे नहीं आया। अब्दुल रज़ाक ने डॉक्टर साहब ट्रैक करना था, इसने कोई एक भी नहीं लेना था। आपको ऐसे अंकों में से बीच में निकल जाता ना, क्या बीच में टेबल के नीचे गिरा देता, कह देता मैं पीछे। हाँ सर, वो गांव से शहर आना पड़ा है, वो असल में सिग्नल का मसला था। मैंने कहा वो डॉक्टर साहब फिर वो रोज तो नहीं आएंगे, इसलिए फिर मैं थोड़ा मूव करके शहर की तरफ आया हूँ, तो शायद इसलिए कोई बात। Now, calibration is the first step of QCA. Calibration is the first step of QCA. Let's say आपने लिक्विड स्केल पे डाटा लिए। अगेन ये सिंपल एग्जांपल समझाने के लिए, सोशल साइंसेज में अक्सर डेटा जो लिया जाता है लिक्विड स्केल पे लिया जाता है। ठीक है, समझ आ रहे हैं? तो अगर आपने 7 पॉइंट लिक्विड स्केल ली है, हम बाद में क्या करते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं। ऐसा होगा कि नहीं?
बिल्कुल सर। जी सर। और अगर ऐसा बंदे ही। ने सारे जवाब दिए हैं तो एवरेज क्या होगा? भाई अगर सारे बंदे ने तमाम सवालों के जवाब 1 दिए तो आंसर क्या होगा? 1 ही होगा सर। 1। और अगर सारे जवाब 7 दिए 7 होगा। तो the floor is 1 and the ceiling is 7. The floor is 1, the ceiling is 7. अब मैंने ये जो वैल्यूज है बिटवीन 1 एंड 7 इनको कन्वर्ट करना है टू 0 1. सो 1 इज 0 एंड 1 सॉरी यस 1 is 0 and 7 is 1. So if I have a Likert scale और उसकी वैल्यू जो है 1 to 7 है तो उसको मैं कैलिब्रेट कैसे करूंगा कि 1 को मैं 0 बना दूंगा और 7 को 1 बना दूंगा। 1 फिर इसके बीच में आप जितनी भी वैल्यूज डालें, अब क्या होगा आपके पास एवरेजेस क्या आ सकती हैं 1 और 7 के दरमियान? व्हाट विल बी द सेंटर पॉइंट? 3.5। ठीक है, सो 3.5 विल बिकम 0.5। 0.5. Yeah. इधर 0.5। ठीक है, now if I'm using a scale which is from 1 to 6, what will be the cutoff point? 3। अब आप चाहे जो भी वैल्यू डालें, let's say मेरे पास कंटिन्यूअस एज को मैं मॉडल कर रहा हूं और मेरे पास मिनिमम एज जो है लोएस्ट जो है 60 है और हाईएस्ट जो है 75 है, व्हाट वुड बी द एवरेज हियर? हाँ जी अब्दुल रज़ाक फाइनेंस वाले। सर इन बिटवीन के देखना है 20 20 और 25 48। 27.5 48। सर। ठीक है, so whatever value you have, you just need to define the inclusion point, maximum inclusion, maximum exclusion. ठीक है, now you can also do is कि अगर मेरे पास ये स्केल है मैं 25 को 0 कर दूं, anything below 25 is 0 and everything above 65 is 1. 1। क्लियर? जिस तरह बहुत सारे ऑपरेशंस जब आप आजकल बिकॉज वी हैव कंप्यूटर्स वी हैव सॉफ्टवेयर्स, क्लियर सर। जो QCA के सॉफ्टवेयर आते हैं, किसी का एक तो अपना सॉफ्टवेयर इट्स कॉल्ड FSQC है और दूसरा आई पर्सनली डू इट इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर उसका पैकेज आता है, वो आपको ऑटोमेटिक ऑप्शंस भी दे देता है फॉर कैलिब्रेशन। दे हैव बिल्ट इन फार्मूलाज, आप सिर्फ उसको कह दें कि ये जो कॉलम है जिसे SPSS में कहते हैं ना कि रीकोड, जी सर, तो उसके अंदर भी ऑप्शन है कि वो अपनी पूरी वैल्यूज देख लेता है, उनको मॉडल करता है। ठीक है कि यार ना सिर्फ मॉडल करता है, देख लेता है कि यार उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है और डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन योर ऑप्शंस। वो उस डिस्ट्रीब्यूशन को देख के भी उनको वो कर सकता है, कोड कर सकता है। देयर आर डिफरेंट फार्मूलाज यू चूज, बट कैलिब्रेशन आपको सॉफ्टवेयर करके देगा। क्लियर? जी सर। जी सर। ओके, कंट्रोल ए। Now, how do we use, अभी मैंने आपको कहा ना कि हम ये प्रेजेंस, एब्सेंस, सफिशिएंसी और we make combinations of sets. तो सेट्स के अंदर हमारे पास we have different notations. ठीक है,
अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी हुई है तो यू वुड हैव हर्ड टर्म्स सच एज इंटरसेक्शन, एडिशन और यूनियन, डिसजंक्शन, निगेशन और कॉम्प्लीमेंट सेट। सुने हुए ना ये टर्म्स? जी जी सर। लॉजिक के अंदर इसको हम लॉजिकल एंड भी कहते हैं। इंजीनियरिंग के या जो लॉजिक, इसको लॉजिकल एंड और इसको लॉजिकल और कहते हैं। लॉजिक से अगर आपने पढ़ी हो तो लॉजिक्स के अंदर इसको लॉजिकल एंड और लॉजिकल और भी कहते हैं। अच्छा, I'll share the book जिधर से मैं नोट्स ले रहा हूं, और बुक के अंदर इसने डी को डेमोक्रेसी लिया हुआ है और एफ को लिया हुआ है फेडरेशन। बट इन ऑर्डर टू बेटर कंटेक्चुअलाइज दिस एग्जांपल, मैं डी को ले रहा हूं कि यार बंदे को जॉब देनी है, बंदे को जॉब पे रखना है। अगर मैं कंडीशन रखूं कि बंदे को जॉब हम इस कंडीशन पे देंगे कि उसके अंदर दो खूबियां हों, ही शुड बी ड्रिवन and he should be focused. He should be driven and he should be focused. Driven का मतलब क्या है? इनिशिएटिव लेता हो, खुद काम करता हो, कहने की जरूरत नहीं पड़ती हो। और फोकस का मतलब ये है कि तवज्जो रख के काम करता हो। अगर मैंने जॉब देनी है बेस्ड ऑन बोथ कंडीशंस, based on both conditions, then I will use a logical end. Then I will use a logical end. समझ आ रही? जी सर, आ रही, बिल्कुल आ रही सर। तो this is the column that, ये जो कॉलम है, this column is the logical end column. End column. Logical end column. End column. अब sorry, let me zoom in. एंड को डिनोट किस चीज से किया जाता है? एंड को अगर आप देखें, इसको डिनोट किया जा रहा है उस स्टार के दोनों के दरमियान स्टार मल्टीप्लिकेशन से, स्टेरिक कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला। लेकिन डोंट कंफ्यूज दिस विद मल्टीप्लिकेशन, डोंट कंफ्यूज दिस विद multiplication. This is not a multiplication function. This is a logical end. ठीक है? डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, but this is not multiplication. यहाँ पे वैल्यू देखें, मैं कह रहा हूँ कोई नौकरी पे तब रखूंगा जब वो उसके पास वो ड्रिबल भी हो और फोकस भी हो। ये पहला बंदा है, the first person. He is driven and he is also focused. इसको मैं जॉब पे, हाँ जी जी सर, जी सर, मैं बोलो भी, ऐसा ना हो कि मैं कट ऑफ हो गया। नहीं सर, जो बंदा टूट गया है उसको मैं जॉब पे रखूंगा कि नहीं? बिल्कुल सर रखेंगे। नहीं सर, नो। क्यों रखूंगा भाई? जब मैं कह रहा हूं कि दोनों कंडीशन मीट करेगा तो मैं रखूंगा। इट्स अ लॉजिकल एंड। ठीक है? ये जो पहले केसेस हैं, इनसे तो लग रहा होगा कि यार ये तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब यहां भी these are crisp set values. जो ये पहली चार हैं, देयर क्रिस्प वैल्यूज 1 0 1। लेकिन देखें, जी 2 वाले को नहीं रखेंगे सर। ये बंदा देखें, इसकी डी पे 0.1 है और एफ पे 0.9 है। इसको मैंने वैल्यू क्या असाइन की है? .1। दैट मीन्स क्या? इसको मैं नौकरी पे रख रहा हूं। 0.1 इसको मैं नौकरी पे रख रहा हूं। 0.1 सर, 1। 0.1 का क्या मतलब है? इसको नौकरी पे मैं रख रहा हूं कि नहीं? जी सर।
नो, नौकरी पे रखने के लिए they have to have a value above 0.5. नहीं सर, क्योंकि ये सर फोकस तो है उसके, यानी कि लेकिन वो ड्रिवन नहीं है, वो ड्रिवन बिल्कुल नहीं है। नंबर 5 और नंबर 3 बिल्कुल, नंबर 5 और नंबर 3 देखो बिल्कुल सेम है कि नहीं है, सिर्फ 0.1 का फर्क है। ठीक है सर, ऐसा है समझ आ गई। ठीक है जी सर, कि नंबर 5 और नंबर 3, तो नंबर 3 मैंने नहीं रखा, इसको भी मैं नहीं रखूंगा। ठीक है, ये 0.1 तो इसका है, लेकिन इधर चाहे वो 0.9 पे है, लेकिन मेरी शर्त क्या है कि दोनों पे वो कम से कम 0.5 से ऊपर हो। 0.5 इज नॉट इन नॉट आउट। कट ऑफ पॉइंट, क्लियर? 0.5 कट ऑफ पॉइंट हमारा जी। ये जो बंदा है नंबर 6, जो नंबर 6 पे है, इसको रखूंगा कि नहीं? हाँ जी, इसको जॉब पे रखेंगे कि नहीं? रखेंगे 0.7 का है। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह है। आपने आइल्स का टेस्ट दिया होगा। आइल्स के टेस्ट में क्या कहते हैं कि एवरेज आपकी 7.5 हो और किसी के अंदर आपकी वैल्यू 0.7 से कम ना हो। ऐसा ही है कि नहीं है? जी सर, ऐसे ही है। This rule of assigning minimum, this is how we measure case membership. ठीक है? The logical end, वो सारा मैंने बताया, what is the logical end? ठीक है, so what we take is, जब हम end calculate कर रहे होते, we take the minimum value. जब end calculate कर रहे होते, we take the minimum value. ठीक है। Clear? यस। अब ये देखो, मैंने यहां पे पहले तो 1 जो ली है ना, 1 और 1 का मैं मिनिमम वैल्यू ले रहा हूं, मैं एवरेज नहीं ले रहा। ठीक है, जो मिनिमम एग्रीगेशन प्रिंसिपल रन्स काउंटर टू द प्रिडोमिनेंट प्रैक्टिस ऑफ डेटा एग्रीगेशन मोस्ट सोशल साइंसेज डिसिप्लिन वेयर द अरिथमेटिक एवरेज इज ऑफन यूज्ड। क्लियर? आमतौर पर हम क्या करते हैं कि एवरेज ले लेते हैं। ऐसा है कि नहीं है? अगर मेरे पास, अगेन वही लिकर्ट स्केल की एग्जांपल लेते हैं, लिकर्ट स्केल की एग्जांपल लेते हैं, और मैंने मोटिवेशन को मेजर करने के लिए आई हैव यूज्ड 3 क्वेश्चंस, Q1, Q2, Q3। Q1 पे उसको मिले हैं 3, Q2 पे मिले हैं 1, और Q3 पे उसको मिले हैं 4। अगर आप क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप इनका मीन ले लेंगे, मीन लेंगे सर। मीन क्या आएगा इसका? सर 538, ये आ जाएगा 2.6। 2.6। ठीक है, 2.6 सर। 2.6। लेकिन अगर मैं ये प्रिंसिपल यूज करूं मिनिमम वैल्यू का, तो वैल्यू क्या होगी? तो 1। वेरी गुड। अब आप ये देखें कि आपका मॉडल कितना इंप्रूव हुआ है। ठीक है, द एवरेज वाज पुशिंग यू टूवर्ड्स एक्सेप्टिंग योर हाइपोथेसिस।
ऐसा था कि नहीं? जी सर बिल्कुल। जो एवरेज है वो आपको पुश कर रहा था, आपकी वैल्यूज जो एवरेज है वो 2 से ऊपर जा रही है, लेकिन जो आपका क्यूसी है वो आपको रखेगा भाई एज कम्पेयर टू। अब ये बंदा कह रहा है, वो एक क्वेश्चन में भी कह रहा है ना कि यार मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ टू शो दैट दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी। क्लियर? यस सर। Okay. Now, disjunction or logical or. Disjunction या logical or के लिए हम यूज करते हैं प्लस का साइन, लेकिन अगेन दिस डज नॉट मीन प्लस, इसका मतलब प्लस नहीं है। ठीक है सर, मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं सर, मैक्सिमम वैल्यू ले रहे, और लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉजिकल और का मतलब क्या है, आइदर डी और एफ, डी और दोनों में से अगर कोई एक भी मौजूद हो, या वो ड्रिवन हो या वो फोकस्ड हो। क्या हो गया? Where did my presentation go? लॉजिकल और में कह रहे हैं कि यार या बंदा ड्रिवन हो या फोकस्ड हो। ठीक है, आई डोंट वांट बोथ एट्रीब्यूट्स, आई वांट आइदर ऑफ द टू एट्रीब्यूट्स, तो मैं बंदे को रख लूंगा। क्लियर? सर क्लियर। समझ आ रही है कि नहीं? जी सर। जी आ रही है सर। तो यहां पे हम लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमें दोनों में से एक चाहिए ना, तो जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी हम उठा लेंगे। अब ये देखो, यहां पे वो 0.5 जो है 0.1 पे है, लेकिन वो 0.9 पे है ऑन दिस स्केल। इस कॉम्बिनेशन के ऊपर हमने इसको जॉब पे नहीं रखा, क्योंकि वो ही वाज एट 0.1, लेकिन इस कॉम्बिनेशन पे उसको हम जॉब पे रख रहे हैं। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? क्लियर सर। जी क्लियर है सर। जो लास्ट है दैट नेगेशन कॉम्प्लीमेंट व्हिच इज शोन बाय टिल्डा डी। ठीक है, नाउ टिल्डा डी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल तरीके कार है, आप 1 माइनस उसकी केस वैल्यू कर दे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसकी यहां पे डी जो है 0.1 है, उसकी नेगेशन क्या होगी 0.9। 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9। So this guy is 0.1 inside this set, but he is 0.9 inside this set. यानी अगर ये बंदा he is very low on drive, ठीक है, depends on how do you define delta। ड्राइव का मतलब ये है प्रोएक्टिव, तो टेलर डी को हम अगर डिफाइन कर दें एज रिएक्टिव, अगर उसको हम डिफाइन कर दें रिएक्टिव, तो दैट मींस दिस गाय इज हाईली रिएक्टिव, ही इज नॉट प्रोएक्टिव। क्लियर है कि नहीं? जी सर क्लियर है सर। अगेन हो गया, नेगेशंस भी हो गए, बस यहां तक प्रेजेंटेशन मेरे पास हो गई और मेरी भी बस हो गई। लेकिन आपको एक आखिरी चीज दिखाता जाऊं, क्योंकि टाइम कम था हमारे पास। टाइम क्या कम था, हिम्मत ही कम पड़ गई। सर कोई मसला नहीं, किसी दूसरे सेशन में कर लेंगे। चलें, if we get another session we'll do that. Let me just show you what kind of equations we make in QCA. सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये देखें, this is the type of solutions, इनको हम कहते हैं solutions।
इधर गया, ठीक है। ये देखो, दिस इज व्हाट वी कॉल अ सोल्यूशन। ठीक है, उसकी सिंप्लीफाइड, ये दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। आई फॉरगॉट व्हाट द एग्जांपल इज, लेकिन ये सर डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। बेसिकली ये सोल्यूशन हमें बता रहा है कि जो आउटकम है वो अचीव होगा if you either have F and G absent, जो भी ऊपर मैंने एग्जांपल आई फॉरगॉट कि वो क्या था, जो भी आउटकम है whatever the outcome is, that outcome can be achieved under two conditions। यहां पे टू कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है कि F और G दोनों एब्सेंट हो, F और G दोनों एब्सेंट हो। एंड दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि F, H और I प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसने बेसिकली चार वेरिएबल F G H I सारी एनालिसिस करने के बाद उसने कहा कि जो आउटकम है वो तब होगा जब आपके पास, सी दिस इज इक्विफिनैलिटी, दिस इज इक्विफिनैलिटी कि आपके पास दो सॉल्यूशंस आ गए, एक दो। आपने सही हो गया। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम, आप मैनेजर को क्या कह रहे हैं? इफ यू वांट टू अचीव द आउटकम, either you have to have this combination or you have to ensure this combination। तो आपने उसको दो पॉसिबिलिटीज दे दी है। क्लियर? जी सर, क्लियर है। This is how QCA works। Again, as I said, today was only a introductory. Hopefully you've enjoyed it and learned something. I will share with Burhan साहब डायरेक्टरी जो मेरी ऑनलाइन क्लाउड में डायरेक्टरी पड़ी है, जिसके अंदर QCA की बुक्स पड़ी हुई है, रिसर्च पेपर्स पड़े हुए। If you are using Zotero, send me your email. I'll add you to my group, जिसके अंदर QCA के ऊपर रिसर्च पेपर्स भी हैं। बट इन कंक्लूजन, PhD करने जा रहे हो और तुम्हारा स्टार्ट है, अभी से ये चीजें सीख जाओ, आगे जाके रिसर्च में मजा आएगा, इंशाल्लाह ताला मजा आएगा। अक्सर मैं एक तस्वीर जो है अपने पास रखी होती है इन कामों के लिए। वेयर इज दैट पिक्चर? नो, नॉट हियर। वन ड्राइव, जो कि मैं हमेशा दिखाता हूँ। काइंड किधर है? किधर चली गई तस्वीर मेरी? एक मिनट सबर करो। हो गई, लो जी। वेरी बैड, वेरी सैड, माई पिक्चर इज गॉन। रिसर्च सर कोई नहीं, आप फिर शेयर कर दीजिएगा, वो ईमेल एड्रेसेस आपके पास आएंगे ना हम सबके। ठीक है। एस्केलेटर एंड एक सेकंड, स्टेयर। गूगल जो है, गूगल मिया अक्सर काम आ जाते हैं।
रिसर्च क्वालिटी चल ओके वो बेसिकली समझा देता हूं कि कॉन्सेप्ट जो है बड़ी उसने खूबसूरत तस्वीर बनाई हुई थी, अगर आपने देखी हो। वो शो ये करता है कि आजकल हर कोई क्या कर रहा है। Have you heard the term go with the flow? जी सर। Go with the flow। ऐ भाई सारी दुनिया इस समत में जा रही, तुसी भी इसी समत में जाओ। If you're going with the flow, you're not exceptional। एग्जैक्टली। Exceptional कौन है? जी। Goes against the flow। जो ऑपोजिट होगा, Yes। जो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी आएगा, मूव करेगा। अल्लाह वो मुझे वो कुरान के अंदर कुरान की एक सिफत भी यही बताई गई है कि it goes against the flow। सारी फ्लो कुफर की तरफ है, it is going the other way। So if you want to have a good career, if you want to be satisfied with your efforts कि यार मैंने पीएचडी कर ली है, और आप जाएं कहीं बैठे तो लगे कि यार ऐ बंदा वहां की पीएचडी है। आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि बहुत सारे पीएचडी डॉक्टर्स हैं लेकिन वो लगता नहीं कि पीएचडी है। अगेन मेरा अपना जो है ना, मैं पीएचडी का जो सेट बनाता हूं उसके अंदर जो मैं डेफिनेशन देता हूं ना पीएचडी की, उसमें लिखता हूं समवट क्रेजी कि यार ए बंदा पीएचडी करने के बाद थोड़े बहुत उसके पेज डिले हो जाने चाहिए। ठीक है, बुरहान साहब वुड एग्री विद दिस थिंग क्योंकि मेरे और बुरहान साहब के पेज बहुत ही डिले हो गए। सर थैंक यू वेरी मच। जब तक पेज डिले नहीं होंगे ना, आपने पीएचडी नहीं की। चलो एनीवेज थैंक यू। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वीडियो रिकॉर्ड तो हो गई है, 4 घंटे की वीडियो, वो